और आगे भी काम आएगा हायर क्लास में। 10th में नहीं आएगा काम जितना 11th में जाके काम आएगा। देखिए जो चार्ज बॉडीज है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चार्ज बॉडीज यानी वो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। ये आज से 100 साल पहले 150 साल में डिस्कवर हुआ। कैसे? आपने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम गिलास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क से, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। गिलास रॉड को रब करते सिल्क से, और फिर उस गिलास रॉड को हम लेके जाएं पेपर, छोटे छोटे पेपर्स के पास, तो उसको अट्रैक्ट कर लेती है दूर से। मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी नहीं, मैग्नेट तो सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो गिलास है मैग्नेट तो है नहीं ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो रब करने से इसमें क्या चीज आ गई कि ये छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगी। उससे पहले तो अट्रैक्ट नहीं करती थी। इसी तरह अगर हम एबोनाइट रॉड को हम रब करें कैट स्किन से या किसी भी गर्म कपड़े से, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी आ जाती। अब उनको नाम दिया गया, ये चार्ज हो गई। क्या हो गई? ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गई रब करने के बाद। उसके बाद ये देखा गया कि अगर हम एक गिलास रॉड को जिसको हमने सिल्क से रब के चार्ज किया है रब करके, इसी तरह एक और गिलास रॉड को दूसरे सिल्क पेपर से रब करके चार्ज करें और एक को लटका दें। एक गिलास रॉड को क्या करें? लटका दें। समझ में आई ना बात ये? और उसके पास हम दूसरी गिलास रॉड लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे हम ये गिलास रॉड है, ये भी गिलास रॉड है, जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भागेंगे। सिमिलरली एबोनाइट रॉड तो चार्ज करा हमने कैटस्किन से, एक और एबोनाइट रॉड थी वो भी हमने कैटस्किन से रब करके चार्ज करी। और एक एबोनाइट रॉड को हम रब कर दें, उस लटका दें। समझ रहे हैं आप? एबोनाइट रॉड, और उसके बाद दूसरी एबोनाइट रॉड लाइन इसी तरह चार्ज करके, ठीक है? तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेगी। यानी ये तो हाथ में पकड़े हुए हम, लेकिन जो लटकी हुई है वो भागेगी दूर। अब अगर एबोनाइट रॉड को, जो चार्ज एबोनाइट रॉड है, अगर हम गिलास रॉड के पास लाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो लाइट चार्ज जो होते हैं, क्योंकि गिलास रॉड को सिल्क से रब करा, तो जो चार्ज उसमें आएगा दूसरी गिलास रॉड को भी दूसरे सिल्क से रब करा, तो इसका मतलब दोनों में चार्ज सेम होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल सेम है। जिसको हम रब कर रहे हैं और जिससे रब कर रहे हैं दोनों सेम मटेरियल है, तो जो चार्ज एक में आएगा वही चार्ज। तो उससे उन्होंने ये निकाला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव ए लाइक चार्ज दे रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह एबोनाइट को रिपेल कर रही है। अब अगर एबोनाइट और चार्ज उसको गिलास रॉड को पास ना है तो अट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे ये हुआ कि भाई इनका चार्ज लाइक नहीं है, क्योंकि ये तो साबित हो चुका कि लाइक चार्जेस रिपेल। लेकिन अगर एबोनाइट और गिलास रॉड, चार्ज गिलास रॉड और चार्ज एबोनाइट रॉड को लटकी हुई चार्ज एबोनाइट रॉड के पास गिलास रॉड लाए, या लटकी हुई चाहे गिलास रॉड के पास एबोनाइट रॉड लाए, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लाइक चार्ज नहीं, जो पहले प्रूफ हो चुके लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इसका मतलब दोनों का चार्ज अपोजिट है। समझ में आया? अब उसके बाद जितने भी तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया गया, तो वो या तो गिलास रॉड को रिपेल हो रहा है, कर रहा है चार्ज गिलास रॉड को, इसका मतलब वो गिलास रॉड के चार्ज जैसा है, या एबोनाइट रॉड को रिपेल कर रहा है चार्ज एबोनाइट रॉड को, इसका मतलब उसका चार्ज एबोनाइट रॉड जैसा है। और ये भी देख सकते हैं गिलास रॉड को रिपेल कर रहा है तो एबोनाइट रॉड को अट्रैक्ट करता है, और एबोनाइट रॉड को रिपेल कर रहा है तो चार्ज गिलास रॉड को। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला कि दो तरह के चार्जेस हैं। किसी तरह के दो, क्या कि या तो गिलास रॉड को रिपेल कर रहा है, या तो गिलास रॉड जैसा होगा, एबोनाइट रॉड को रिपेल कर रहा है तो चार्ज एबोनाइट रॉड जैसा होगा। समझ में आ गई? तो कितनी तरह के चार्जेस हो गए? ये बहुत पहले डिस्कवर हो गया था, 100-150 साल पहले।
एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज और एक को कहा गया, बाद में गिलास रॉड पे भी चार्ज आता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसकी वजूहात बाद में पता चलेगी, रीजंस बाद में पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारे साइंस में ऐसा होता है, बहुत सी चीजें डिस्कवर हो जाती है और साइंटिस्ट कहते हैं ये हो रहा है, ये इसका वजह क्या है, रीजन क्या है। आप जो वेब टेलीस्कोप, जो नया टेलीस्कोप जो कर रखा है स्पेस में, बिल्कुल अभी पिछले 1-2 साल के अंदर, उससे जो नई नई चीजें सामने आ रही हैं, तो चीज तो सामने आ रही है लेकिन उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी हमें रीजन पता नहीं चला है। कोशिश में लगी क्या रीजन है, ये बात समझ में आई। तो ये 2 तरह के चार्ज होगा, एक को पॉजिटिव चार्ज कहा गया और एक को नेगेटिव चार्ज कहा गया। अब ये चार्ज आया कहां से? गिलास रॉड की प्रॉपर्टीज चार्ज होने के बाद भी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता और मास में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में पता चलता है इलेक्ट्रॉन बढ़ गए कम हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेगलिजिबल होता है। वो ऐसा होता है जैसे एक हाथी जो बैठी थी 10 मक्खियां उड़ गई या 10 मक्खियां आगे बैठ गई, तो हाथी के मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आए ना? आपके कपड़ों पे आगे 2-4 धूल के मट के पार्टिकल्स आगे गिर गए, आपका वेट उतना बढ़ेगा, और आपने झाड़ दिया आपका वेट कम नहीं होगा, नेगलिजिबल मास है। तो इनका जो मास था वो भी नेगलिजिबल चार्ज होने के बाद, प्रॉपर्टीज में मतलब कोई चेंज नहीं आया और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया। तो साइंटिस्ट ने ये आया कहां से, ये चीज आई कहां से, ये प्रॉपर्टी आई क्यों है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस में आती है। मैग्नेट भी चार्ज जो अट्रैक्ट करता है, लेकिन मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। और चार्ज ऑब्जेक्ट पेपर्स को, टिश्यूज को, लाइट के जितने लाइट पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल को इसमें इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती कि हैवी को अट्रैक्ट करे, लेकिन लाइट जो जैसे पेपर है उनको अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो बहुत हल्की, धूल के पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अलग है। दूसरी बात, ये आया कहां से, ये जो प्रॉपर्टी आई है कैसे इसके अंदर आई? तो आज से कोई 18वीं 18th सेंचुरी 19th मतलब के एंड में, यानी 1800 समथिंग में प्रोटॉन डिस्कवर हुए किसी एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो बाद में उसका नाम प्रोटॉन दिया गया। पता तो चलिए कि एक नए तरह का पार्टिकल है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं पता चली, और उसकी डिटेल में नॉलेज कम थी ना, समझ रहे? उसके बाद 19th सेंचुरी 1900 समथिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। ये कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बताते हैं, ठीक है? फिर ख्याल हुआ कि पॉजिटिव पार्टिकल तो पहले ही डिस्कवर हो चुका है, ठीक है? तो जो नेगेटिव पार्टिकल था उसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैसे डिस्कवर हुआ, इसके लिए मैं इसको रब कर दूं। उसमें साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बैटरीज बना दी थी जो करंट कॉन्टिन्यू मतलब फ्लो, चार्ज फ्लो करता है उसे करंट बोलते हैं। तो बैटरीज बना ली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरीज, बड़ी पावरफुल बैटरी। ये बात समझ रहे हैं? तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे कि भाई ये जो चार्ज है, ये जो करंट है, ये कहां से फ्लो हो रहा है, कहां से फ्लो नहीं हो रहा। तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट था, जे थॉमसन कर रहे थे। तो वो एक ट्यूब जो थी, इसको डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जाम्पल लेंगे। ये जो आपकी क्या नाम है, कौन सी लाइट जलाती है? एलईडी नहीं, वो जो दूसरी वाली जो आती है, क्या बोलते हैं उसे, बट ट्यूब लाइट जो होती है ना? तो उसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया। वैसी एग्जाम्पल, वैसी ट्यूब, डिजाइन अलग हो सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि गैसेस में से करंट पास होता है या नहीं होता। तो एक ग्लास ट्यूब थी, उसमें उन्होंने एक रॉड को, मेटेलिक रॉड को कनेक्ट कर दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और दूसरी रॉड को कनेक्ट कर दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरी के किससे, पॉजिटिव टर्मिनल।
ये बैटरी का फर्क डालते हैं। समझ में आया? यहाँ क्या हवा थी, गैस, नॉर्मल एयर, कुछ भी नहीं हुआ, करंट पास ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, इसी को मॉडिफाई करके करंट नापने का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसे हम एमीटर बोलते हैं। इसी को मॉडिफाई करके एक और इंस्ट्रूमेंट बनता है जिससे वोल्टेज नापते हैं, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। लेकिन वो दोनों मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जहां भी करंट होगा जो उस पर पता चल जाएगा। अरे बात समझ में? कुछ नहीं हुआ। अगर करंट फ्लो करता तो इसमें डिफ्लेक्शन आता। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है करंट जो जिस सर्किट में करंट पास हो रहा है वो डिफ्लेक्ट करेगी, या इधर करेगी या दूसरी तरफ, डिपेंड करते हैं करंट की टाइम पे डायरेक्शन पे, करंट की यानी कि डायरेक्शन बदल देंगे, दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ कुछ नहीं हुआ जब नॉर्मल एयर थी। उसके बाद उन्होंने इसमें जो था डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसमें इसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम पंप से। किससे? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है? जिससे हवा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? हवा। उसको स्टार्ट करा तो अंदर से हवा निकल जाती है। वैक्यूम इसलिए कहते हैं कि जब 100% हवा निकल जाए तो वहां पूछ रहेगी तो वैक्यूम कहलाता है। समझ में आया? जब हवा निकालनी शुरू की तो अबाउट 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जब वो पहुंचे, यानी इससे कुछ पहले ही उन्हें कुछ अजीब सी चीजें नजर आने लगी। इस प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर, ये प्रेशर है। प्रेशर जब हम नापते हैं उसका एक यूनिट तो टॉर्सिली है ना, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टर्म्स में नापते हैं। अगर एक सी लेवल पे जो प्रेशर को सब कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बैरोमीटर से भी प्रेशर नापते हैं। बैरोमीटर में मरकरी होती है, उसकी हाइट से पता चलता है कि कितना प्रेशर है। तो हम उसको प्रेशर को एग्जैक्ट टर्म्स में लिखने की जगह मरकरी की हाइट लिख देते हैं। बाद में हमें एग्जैक्ट प्रेशर निकालना हो तो फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा। वो प्रेशर का फॉर्मूला है HDG। क्या है? HDG। तो हाइट मरकरी की कॉलम क्या आएगी? D डेंसिटी मरकरी की, और G दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट प्रेशर सही टर्म्स में निकल आएगा। तो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल है। क्या है वो? सॉरी, टॉर्सिली पास्कल। समझ में आया ना बात की? इन प्रेशर को कई तरह से मेंशन करते हैं। खाली मरकरी कॉलम की हाइट से मेंशन करते हैं, ये मरकरी कॉलम की हाइट के ऊपर कि नॉर्मल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें मरकरी कॉलम की हाइट होती है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। यानी इतने बड़े कॉलम की इतनी हाइट का जो कॉलम होता है वो जितना प्रेशर लगाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसके बराबर होता है। उसको हम आसानी के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह देते हैं। आसानी के लिए क्या बोल देते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 1 एटमॉस्फेरिक। उसको टॉर्सिली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ, यूनिट तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लेंथ जो है मीटर में भी नापते हैं और यार्ड्स में भी नापते हैं। यार्ड अलग यूनिट है और मीटर अलग यूनिट है। खैर हम उसकी यूनिट पे नहीं जा रहे हैं। तो जब वो प्रेशर 760 से मिलीमीटर से कम होके जब वो 1 मिलीमीटर पे पहुंचा और उससे कम हुआ तो कुछ अजीब सी चेंजेस डिस्चार्ज ट्यूब में नजर आएंगे। और जब 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी कई हजार गुना प्रेशर कम हो गया, तो इतना कम प्रेशर हो गया यानी एक तरह अंदर जो गैसेस थी वो बहुत कम रहेगी, बहुत ही कम। कहाँ 760 मिलीमीटर? ये जो इतने मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का और 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये जो प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं दोनों में फर्क नजर आ रहा है कि ये कई हजार गुना कम है। तो देखा गया है कि कैथोड की जो कैथोड था वो वाला टर्मिनल था जो नेगेटिव उससे लगा हुआ था पोल से। हमारी बैटरी में भी कैथोड नेगेटिव होते हैं एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था उसे कैथोड कहते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसे एनोड कहते हैं। तो वो जो कैथोड जो था उसके सामने वाली वॉल जो थी वो लाइट देने लगी, चमकने लगी।
इसको हम फ्लोरोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस प्रोसेस को कहते हैं, और प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरोसेंस। और इसीलिए हम जो आपकी जो लाइट वाली ट्यूब है हम फ्लोरोसेंस ट्यूब बोलते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब लाइट है उसको फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। ये तो उसकी डिफरेंट चीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें क्या होता है फ्लोरोसेंस में कि जो वॉल्स हैं वो लाइट देने लगती हैं। क्यों देती हैं ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे हायर क्लास में जाके, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। समझ में आई बात? कि जो ट्यूब की वॉल्स थी ये लाइट देने लगती, यानी फ्लोरोसेंस इन्होंने दिखाया। फ्लोरोसेंस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लाइट जो है वो ट्यूब्स की उसमें मटेरियल जो गिलास है उसमें से लाइट निकलती है। ठीक है, अब जब ये लाइट जो निकल रही है इसकी क्यों निकल रही है, क्या वजह है? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे बढ़ाया तो पता चला कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं। क्योंकि अगर हम इसकी कैथोड की पोजीशन चेंज कर दें, अगर हम कैथोड को इस तरह ले आए नीचे ऐसे, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो यहां से लाइट निकलेगी। इसका मतलब कैथोड की पोजीशन चेंज होने से फ्लोरोसेंट जहां हो रहा है, फ्लोरोसेंस प्रोसेस जहां हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी लाइट के निकलने में देयर आर समथिंग व्हिच इज इमिटेड फ्रॉम कैथोड। क्योंकि कैथोड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो कैथोड की पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैथोड की पोजीशन चेंज होने से वहां पे क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? तो निकला, ये बात क्लियर हो गई कि भाई कैथोड में से कुछ निकलता है। तो इन रेस को जो कैथोड से निकलेगी उसको हम रेस नजर नहीं आती, आपको तो ब्लैंक नजर आएगा, सिर्फ लाइट चमकती यहाँ नजर आएगी। क्योंकि ये लाइट ये जो रेस निकल रही है ये क्या नाम है, सेंसेशन ऑफ विजन पैदा नहीं करती जो यहाँ से निकल रही है। वो तो ये वॉल्स के अंदर जो लाइट निकल रही है वो सेंसेशन ऑफ विजन पैदा करती है। वो लाइट यहाँ से निकल रही है, ये तो हमें ब्लैंक नजर आएगा। अगर ये रेज दीवारों से टकराएंगी तो ये जो वॉल्स है ये भी लाइट देने लगेंगी। बात समझ में? लेकिन अगर ये जिसे इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, दीवारों से ना टकराएं, तो सामने से लाइट नजर आएगी, सामने वाली वॉल से, बीच में ब्लैंक खाली नजर आएगा। लेकिन ये साबित होगी कुछ यहाँ से निकला है। तो वो कैथोड में से वो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो रेज निकल रही है, तो उनको नाम दिया गया कैथोड रेज। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, बात साबित हो गई। बाद में पता चला कि इन कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मेटेरियल पार्टिकल हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में फिजिक्स में पढ़ा है ना, क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी में दो चीजें होनी जरूरी, एक तो मास होना चाहिए पार्टिकल्स में और एक मोशन होना चाहिए, वेलोसिटी। अगर काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब उसमें मास भी है, अगर मास जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लाइट जो है, लाइट में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं कहलाती है, वो लाइट एनर्जी कहलाती है। उसको काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं कहते कि उसके पार्टिकल्स हम ये एज्यूम करते हैं उसमें मास नहीं। आपने नहीं देखा होगा कि लाइट किसी पे जोर के डाल दी, वो घबरा के पीछे गिर गया, कभी क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ। देखा किसी को लाइट बड़ी सी 10,000 वॉट की लाइट उस पर डाल दिया, वो पीछे गिर जाए। देखा किसी को लाइट से गिरते हुए? क्योंकि वो मोशन पैदा नहीं कर रही, ये कर रही है मोशन पार्टिकल्स, इसलिए इनमें मास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या इनमें मास? तो मोशन जब ही होगा तो उसमें एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक जो ये मोशन। इसमें क्या था कि उन्होंने टाइडल व्हील रखा, एक व्हील बनाया एक ऐसा, उसको इस तरह का जिसका उन्होंने अरेंजमेंट करा कि अगर उससे पार्टिकल रेज आके टकराएं और अगर इन रेस में मास है तो वो इसको घुमाएंगी, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी, उसका मतलब है कि वो इसको घुमाने का ताकत रखती है, इसका मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब उसमें मास भी है, उसमें। और भी उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे, तो ये पता चला कि जो एनर्जी से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है।
बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो बेंड होते हैं। अच्छा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भी बेंड करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल किसी जगह मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड है, तब वो बेंड कर जाएंगे। इसकी डिटेल आप पढ़ोगे फिजिक्स में 10th क्लास के अंदर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी जाए, एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दी जाए और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दी जाए बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है उसको ग्राफिकली वैसे दिखा रहे हैं। कैसे? कि वो बेंड करेंगी पॉजिटिव साइड पर। कैसे पता चला बेंड कर रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरोसेंट होगा। जब वो बेंड करेंगे तो यहाँ नहीं होगा फ्लोरोसेंट, कहाँ होगा? जिधर वो बेंड करके टकरा रही है और किस साइड पे बेंड कर रही है? पॉजिटिव। जिससे पता चला इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे कौन से पार्टिकल बेंड करेंगे? नेगेटिव। अब पहले डिस्कस बता चुके हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये इससे अट्रैक्ट होना इसका मतलब अनलाइक ही है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। बात समझ में आया? तो ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज थी। बाद में इनका मास भी निकाल दिया। अब वो डिटेल कैसे मास निकाला हम डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। हमें इस बात पे उन्होंने मास निकाला और उन्होंने उसको नाम क्यों दिया? कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की डेफिनेशन क्या हुई? कि दे आर द नेगेटिवली चार्ज रेज, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, emitted from cathode, emitted from cathode in a discharge tube, in a, क्या नाम था इस ट्यूब का? क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल निकलना है। इसका नाम क्या था इस ट्यूब का? When the pressure of the discharge tube is very very low, ब्रैकेट में लिख सकते हैं about 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यानी जब नॉर्मल प्रेशर था तो वो प्रेशर इतना था उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दिया। प्रेशर से वो बाहर, जो हवा का नॉर्मल प्रेशर था उससे वो बाहर, वो कब होगा? जब वो प्रेशर कम होते होते कई हजार गुना कम हो गया, 0.00 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पे पहुंच गया। जब इतना कम प्रेशर होगा तब वो पार्टिकल्स यहाँ, जब क्या हुआ कि इनमें पार्टिकल में जब बैटरी से कनेक्ट करें इनमें इलेक्ट्रॉन थे। अब हाँ, आज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनमें एनर्जी आ गई। एनर्जी जब आएगी तो बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन वो प्रेशर इतना था कि वो बाहर, और जब प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर निकलने लगे और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। जब सामने वाले वॉल से जब वो टकराए तो इस ये लाइट वॉल जो थी वो लाइट देने लगी, जैसे हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब चमकती है। समझ में आया ना आती है? तो उसको उन्होंने नाम दिया कि ये फ्लोरोसेंट पैदा करती है जब वॉल से, ग्लास ट्यूब से टकराती है। तो क्या डेफिनेशन होगी कैथोड रेज की? नेगेटिवली चार्ज रेज which are emitted from cathode, ये आपको पेपर मिल जाएगा, इसमें लिखी नहीं है, समझ लीजिए। नेगेटिवली चार्ज रेज emitted from cathode in a discharge tube। तो कैथोड तो बैटरी में भी होता है, जो आप यूज करते हैं कारों के अंदर, वहां भी कैथोड एनोड होता है। आपके सेल में भी कैथोड एनोड होता है, ड्राई सेल। तो यहाँ बताना है कि negatively charges emitted from cathode in a discharge tube when the pressure of the discharge tube was very low, ब्रैकेट में 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख सकते हैं। बाद में कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पता चली। अब यहाँ से तो ये डिटेल पहले डिटेल कोर्स में थी, अब इतनी डिटेल कोर्स में नहीं है, तुम्हें कहानी बताई गई है पूरी, समझ में आ गई कहानी। बाद में उस जो पार्टिकल थे, the smallest particle, negatively charged particle present in the cathode ray, जो smallest particle है, negatively charged particle कुछ small बहुत छोटे थे, उनमें एक सबसे छोटा था और कुछ थोड़े बड़े भी थे। वो बड़े कैसे आ गए वो आपको बता देंगे अभी। तो the smallest particle present in a cathode ray, उसको नाम दिया साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेशन क्या है? It's the smallest negatively charged particle present in a cathode ray। स्मॉलेस्ट इसलिए बोलना है कि जब एटम जो होता है, एटम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ऐसा है जैसे चींटी के मुकाबले एक बड़ा हाथी फुल साइज का। कहाँ चींटी हो, कहाँ बड़ा हाथी। उस पे भी, एटम पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है अगर उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। अगर एटम के ऊपर नॉर्मल क्वांटिटी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जहां भी जाता है नेगेटिव चार्ज देते हैं। ये बात समझ में? भाई सीधी सी मिसाल है, आपके पास गुलाब का इधर है, हैं? वो अगर कपड़ों पे लगाओगे
तो चमेली की खुशबू आएगी क्या? काय की खुशबू आएगी? क्योंकि गुलाब की प्रॉपर्टी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नेगेटिव है, जहां वो ज्यादा हो जाएंगे उसको नेगेटिव बना देंगे। तो एटम कैन ऑल्सो भी नेगेटिव, देखो बहुत बड़ा है, हाथी के बराबर, हाथी से भी बड़ा इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो हमने कहा स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, यानी उसमें नेगेटिव पार्टिकल बड़े भी हो सकते थे। तो कौन सा पार्टिकल? क्या? स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमीडिएट प्रेजेंट इन कौन सी प्रेजेंट? कैथोड। उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। आज हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज ए कंपल्सरी पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ एटम। हम उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल which revolve around the nucleus, एटम का जो सेंटर पोर्शन जहाँ पे वो घूमते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं, which are revolving around the nucleus in the atom, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन इसे कहा गया। बाद में भी ये हुआ कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल का भी पहले जिक्र हुआ था, अब उसके ऊपर दोबारा रिसर्च हुई। तो जब साइंटिस्ट ने दोबारा इसके ऊपर मेहनत की तो जब उन्होंने एक कैथोड यूज करा, क्या यूज करा? कैथोड। और उस कैथोड के अंदर जो प्लेट थी वो परफोरेटेड प्लेट थी। कैसी प्लेट थी? परफोरेटेड किसे कहते हैं? परफोरेट कहते हैं छोटे छोटे छेद। अगर छोटे छोटे छेद हो जाए तो वो छेद वाली जो कपड़ा होगा ये परफोरेटेड है। तो उस प्लेट में छोटे छोटे छेद थे। क्या थे? ये नेगेटिव प्लेट थी। जब इसको यूज करा तो उन्होंने कैथोड के अपोजिट साइड पे, कैथोड रेस तो किधर निकल रही है? एनोड की साइड पर। इसके बैक साइड, उसके अपोजिट साइड पे उन्होंने कुछ रेडिएशन देखी इसी तरह की जैसे वहां देखी। उन रेडिएशन की प्रॉपर्टी ये थी कि वो भी फ्लोरोसेंट इफेक्ट पैदा करती हैं। उन रेडिएशन की प्रॉपर्टी ये थी कि वो भी जब किसी व्हील से टकराती है, हल्के व्हील से, तो उसको घुमाती है। इसका मतलब उसमें भी एनर्जी है, उसमें मास भी है। समझ में आया? तो अब उनको क्या नाम दिया? जब ये परफोरेटेड कैथोड यूज हुआ तो उनको नाम दिया गया कैनाल रेज या एनोड रेज। कैनाल रेज या, क्योंकि उसके बारे में शो था, जैसे कैनाल होते ना, कैनाल में से पानी आ रहा होता है, इस तरह वो यहां से निकल रही थी इसमें से। तो क्या नाम दिया निशानी? कैनाल रेज, जो कि कैनाल से सिमिलरिटी थी, मिलती जुलती। और क्योंकि ये एनोड की साइड से आ रही थी, एनोड से नहीं निकल रही थी, ध्यान रखिएगा, एनोड की साइड की आ रही है। तो क्योंकि कैथोड से निकलने वाली जो नेगेटिव थी उन्हें एनोड कहा गया। ये पता चला ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आई बात? ये और किस साइड से आ रही है? एनोड की साइड से। ऐसा लग रहा है जैसे निकल के आ रही है, हालांकि यहां से नहीं निकली। कहां से निकली अभी बाद में बता देंगे। तो इनको नाम क्या दिया? कैनाल रेज या एनोड रेज। उसकी सिमिलरिटी से कि भाई नेगेटिव थी जो कैथोड एनोड की तरफ जा रही थी, वो कैथोड रेज थी, और ये एनोड से अपोजिट जा रही है, तो इनको क्या नाम दिया? एनोड रेज या कैथोड। ये बात समझ में आया? और इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसको दिया गया नाम पॉजिटिव आयन। क्या नाम दिया? पॉजिटिव आयन या कैटायन। प्रोटॉन ने नाम दिया इनको। क्या नाम दिया? पॉजिटिव आयन या, क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? एनोड रेज कौन सी रेज है? एनोड रेज आर इमिटेड आर द रेज which are whatever produced in a discharge tube when perforated cathode is used. कौन सा रेज? परफोरेटेड। जैसे छलनी होती है ना, वो छलनी में बहुत सारे छेद होते हैं, एग्जैक्टली वैसे कैथोड यूज कर। अब वो छलनी का जो छेद है वो एक इलेक्ट्रॉन और एटम के लिए ऐसा है जैसे एक एटम आ गया और सामने कोई दीवार नहीं है, और दीवार है, खाली जगह है, वो कई मीटर लंबी और कई मीटर चौड़ी है। तो एटम के लिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए, एटम के लिए तो वो बहुत बड़ी जगह होगी। समझ में आई बात? नहीं आया? क्या हो गई? बहुत बड़ी जगह। तो वो छोटे छोटे छेद एटम के हिसाब से बहुत बड़े थे। हमें चाहे
हमें छोटे लगे हो लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी है। समझ में आए? अब ये रेंज पहले क्या समझ, अब इसलिए थोड़ा सा एटम के ऊपर आती है। अभी हम एटम का स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। ठीक, उसमें ये बात साबित हो गई कि एटम में से निकले और एटम का जिस पोर्शन में सेंट्रल पोर्शन है जहां ये पॉजिटिव पार्टिकल पाए जाते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, उनको प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इसको हम कैथोड रेज में जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं, एनोड रेज में, उसको प्रोटॉन नहीं कहते। एनोड रेज में जो पार्टिकल पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैटायन या पॉजिटिव आयन। क्यों नहीं कहते हैं? बात समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग, घबराओ नहीं, ये आसान बात है। ठीक है, तो एटम के अंदर हमें मालूम है कि प्रोटॉन एटम के सेंटर में होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या? और इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद में पता चला कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब उस वक्त हमने सर्कुलर बोल दिया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब तो वो उनका शेप जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो और जैसे प्लैनेट्स जब सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, सूरज के साथ उसकी वो करी गई थी सिमिलर, किस सूरज से मिलती है। जैसे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं तो सूरज एक तरह का न्यूक्लियस हो गया और प्लैनेट जो है ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो सेंटर के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन थे। निकले कैसे, इस वीडियो में दोबारा आएंगे, वापिस थर्ड के आएंगे कैथोड में से ये इलेक्ट्रॉन निकले कैसे, वी विल कम टू अगेन। लेकिन यहाँ पे हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आएगी? तो ये जो कैटाइन थे, कैटाइन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उसे एनाइन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन आपको मैंने आइंस की वो दी थी, क्या नाम है, लिस्ट। तो हमने यहाँ मेटल से पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज जो आता है वैलेंसी के बराबर, तो हमने उसको क्या कहा था हमने? पॉजिटिव आयन। और उसको दूसरा नाम क्या है उसका? कैटाइन। ये कैसे होते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल क्वांटिटी के बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। तो हमेशा एटम में पाया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नॉर्मल क्वांटिटी में होगा तो दोनों का चार्ज इक्वल होगा। और जब दोनों का चार्ज इक्वल होगा तो टोटल चार्ज कितना बनेगा? माइनस भी उतनी अमाउंट है, प्लस भी उतनी अमाउंट है, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम उसको एटम को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। कोई आपसे पूछे भाई एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड बट इसमें अभी सब इनकम्प्लीट है। आपको बताना पड़ेगा द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and the charge on proton are equal in magnitude, are equal in quantity में दोनों बराबर के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। यानी लेकिन उसमें क्वालिटी में अपोजिट है। क्वालिटी में नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे ये जो कि इक्वल है, क्वांटिटी में इक्वल है और दोनों पे चार्ज भी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एटम और मॉलिक्यूल वगैरह सब न्यूट्रल हो गए। मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। अगर उस पे चार्ज आ गया तो उसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, उसे आयन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए एटम में से तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि जब वो इक्वल थे, जैसे -17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे एटम में और 17 ही प्रोटॉन थे। समझ में आ गई बात की? प्लस 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17, तो -17 और +17 क्या आंसर आएगा? और अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन मान लो 15 रहेगा तो माइनस चार्ज 15 होगा, ठीक है ना? प्रोटॉन उतने रहते, प्रोटॉन नहीं निकलते न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पे असर होता है, वहां से निकल सकते हैं, आम हालत में निकलते। तो प्रोटॉन का चार्ज तो हो जाएगा 17, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 17 थे -17, 2 कम हो गए तो कितना रह गया? 15 रह गया, -15। जब इसको मिलाओगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? -2 +2, तो एकदम पॉजिटिव चार्ज दे जाएगा +2। अब समझ लो कैसे होते। जब कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड में से, क्योंकि हम साबित कर चुके कैथोड से जो पार्टिकल निकलते वो इलेक्ट्रॉन है। जब वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले और बीच में एटम आ गया रास्ते में, तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराए, जो एटम में इलेक्ट्रॉन था उससे टकराए। अब कॉमन सेंस की बात है कि
ये देख लीजिए आप, ये यहाँ रखा हुआ है, ये पार्टिकल आ रहा है और आके इससे टकराता है, तो ये पार्टिकल आ रहा है, ये आके किससे टकराता है, जो यहाँ रखा हुआ है। फिर जब इससे टकराएगा तो क्या होगा भाई, वो बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम रास्ते में आए तो उनसे जब कैथोड पार्टिकल टकराए, यानी इलेक्ट्रॉन टकराए, तो वो उनके इलेक्ट्रॉन को भी लेके बाहर निकल गए, क्योंकि एनर्जी से टकराए थे तो बाहर निकल गए। अब देखते हो जब एक चीज टकराती है, आप भागते हुए किसी से टकराए, एक आदमी सीधा साधा खड़ा हुआ, आप आके उससे टकरा गए, तो वो भी मूव कर जाता है, नहीं कर जाता आपको टकराने से, एनर्जी से, आपने उसको एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया? तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड में से और रास्ते में आ गया एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रल था, उस एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, एक या दो जितने भी निकलते थे। क्यों निकल गए? क्योंकि उससे यहाँ के निकले हुए इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होने से इसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो एनोड रेज आयनाइजेशन, ये गैस हो, जब गैस के पार्टिकल एटम नॉट न्यूट्रल एटम पे चार्ज आ जाए तो उसे आयन बोलते हैं। जब चार्ज आए तो उसे आयन बोलेंगे ना, और उस प्रोसेस को जो चार्ज आने का उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? यानी आयन बनाने का प्रोसीजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये गैस के पार्टिकल जो थे, ये कैथोड के टकराने से ये आयन बन गए, यानी इनको कहेंगे आयोनाइज हो गए। क्या हो गए? अब कौन सा चार्ज इनका आया, कौन सा चार्ज आया? जब इलेक्ट्रॉन निकले तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगी। जाओ तो सही से कहा जाए, पॉजिटिव चार्ज को कौन ट्रैक कर रहा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रैक, नेगेटिव कौन है यहाँ पर, नेगेटिव दोनों प्लेट में कौन है, कैथोड, तो किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और कैथोड के छेद जो थे, जो उसमें परफोरेशन थी, वो इस एटम के मुकाबले हजारों, कई हजार गुना बड़े थे, उसके लिए तो वो कोई हैसियत नहीं रखता। एक चींटी है और वो इंडिया गेट की तरफ जाएगी तो इंडिया गेट उसको रोक लेगा, हाँ क्या होगा, वो निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो वो जो पॉजिटिव आयन जो बने कैथोड आयन, वो यहाँ से बाहर निकलता है। जैसे छोटे छोटे छेदों में से पानी निकलता, हम कहते हैं कैनाल, ये कैनाल से जो पानी अंदर से लेके आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, कैनाल रेज। तो कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, पार्टिकल एटम की इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, लेकिन एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती। एनोड तो न्यूक्लियस जो होता है, वहां पे प्रोटॉन होते हैं, वहां से कुछ नहीं निकलता था न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ के। तो एनोड रेज कैसे बनी, आयोनाइजेशन ऑफ द गैस प्रेजेंट हियर, जो यहाँ गैस थी उसके आयन से बनी, उसके आयन वो बनने थे, गैस के एटम इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो पॉजिटिव आयन बन गए। और वो जब मूव करेंगे कैथोड की तरफ और लाखों की तादाद में होंगे, तो जब यहाँ से वो इधर निकल के आएंगे तो कैथोड से अलग हो गए, अलग उनकी एक डिस्टिंक्शन हो गई। समझ में आएंगे? जैसे लड़के और लड़कियां साथ साथ जा रहे हैं और हमने कहा लड़कियां अलग हो जाए, और वो लड़कियां दूसरी साइड पे निकल गई, तो सारी लड़कियां आइडेंटिफाई हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो वो यहाँ से निकले, कैसे बनी, इनको एनोड रेज कहा गया। कैसे बनी है, गैस के आयनाइजेशन। कौन सी गैस, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में थी। समझ में आई बात नहीं है? इसीलिए उनको, उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, जो कैथोड एनोड रेज का जो पार्टिकल है उसे हम क्या कहते हैं, या कैटायन।